हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू हिस्ट्री मेक सिंपल। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचित कराऊंगा। मैंने आपको हिस्ट्री के कई पड़ावों से परिचित कराया है और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप बहुत रोमांटिक चीज़ों पर ही विषय पर इतिहास में बताते हैं। आज मैं इतिहास के एक ऐसे पड़ाव से आपको लेकर के गुजरने वाला हूँ जिस पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। लेकिन ये मेरी श्रद्धांजलि है और श्रद्धा है ऐसे शख्स के प्रति। अगर ये ना होता तो शायद भारतीय महिलाओं की दशा इस देश में नहीं सुधरी होती। और अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे अंबेडकरवादी अपने आप को कहते भी होंगे और ये भी दावा करते होंगे कि मैं अंबेडकर हूँ या अंबेडकर का अनुयायी हूँ, सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की, कैसे 37 विश्वविद्यालयों ने इन्हें डॉक्टरेट की ऑनररी डिग्री दी है। और जिस समय भारत में इनका एडमिशन नहीं हो रहा था संस्कृत कॉलेज में, उस समय ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया से इनको जो है डिग्री मिल रही थी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्हें जो है इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री मिल रही थी। एक सामान्य से घर में, सूबेदार हवलदार के घर में पैदा हुआ व्यक्ति, 14 भाई बहनों में एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश का दशा और दिशा दोनों बदलने का कार्य किया है। इन्हीं के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त सा चर्चा आपके साथ करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में 14 अप्रैल को होता है और 14 अप्रैल को हम लोग संवैधानिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में इनकी क्या उपयोगिता है, अंबेडकर साहब को और किन किन रूपों में हम लोग जानते हैं, अंबेडकर साहब के जीवन में और कौन कौन आया था, अंबेडकर साहब ने किन किन राजनीतिक संगठनों की स्थापना की, सामाजिक संगठन के रूप में इनकी क्या भूमिका रही है। तो एक सीरियस चर्चा, और उस सीरियस चर्चा में इनके कुछ ऐसे पड़ा जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, एक प्रतिष्ठित विद्वान, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और सामाजिक सुधारक थे। तो इतनी सारी टाइटल्स इनके साथ लगी है। बहुत ही अद्वितीय पर्सनालिटी और ऐसी पर्सनालिटी जिसको इतिहास में बार बार पढ़ना चाहिए। ये इनका वास्तविक चित्र है, इनकी पत्नी जी का नाम है, पत्नी जी का वो है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था। महार परिवार 14 अप्रैल मैंने बताया था 1891 को हुआ था। मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। उस समय दलित समाज में सबसे निचले स्तर पर इसे माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, इनका पूरा नाम था, सूबेदार थे, ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार थे। और उनकी माँ भीमाबाई एक धार्मिक एवं पारंपरिक महिला थी। तो भीमाबाई, इसलिए जय भीम लोग बोलते हैं। और भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के नाम पर हम लोग इनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनके नाम पर है। भीमाबाई एक धार्मिक और पारंपरिक महिला थी। डॉक्टर अंबेडकर 14 भाई बहन थे, हमने इसके जिक्र पहले से ही आपसे किया, जिसमें 6 बचपन में ही मर गए थे। उनका परिवार पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करता था और शिक्षा को बहुत महत्व देता था। अंबेडकर साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को कहा था कि एजुकेशन इज ए मिल्क ऑफ टाइगर, दोज हु कंसीव स्टार्ट रोरिंग। शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान होता है, जो पीता है वो दहाड़ना शुरू कर देता है। इसी में अगली स्लाइड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र से प्राप्त की और अपने गांव में ही एक स्कूल में पढ़ाई की। बाद में मुंबई में हाई स्कूल में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा के लिए अंबेडकर ने अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। 1923 में इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि ली, जिसका विषय द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड हिस्ट्री। प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी एंड ओरिजिन क्या है, इट्स ओरिजिन एंड हिस्ट्री। प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड हिस्ट्री, ये इनकी किताब का नाम, इस इनके रिसर्च के सब्जेक्ट का नाम। अभी तक तो किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन जिस तरह से इनका लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से इनके मानने वाले लोगों का फॉलोइंग बढ़ रही है, और ये किसी जाति, वर्ग, धर्म के आदमी नहीं हैं, ये सबसे बियॉन्ड हैं, सबसे बहुत परे हैं।
ये किसी के कॉपीराइट नहीं है कि अंबेडकर सिर्फ किसी पर्टिकुलर जाति के हैं ना, ये मानवता के कल्याण के लिए इनका जन्म हुआ था। मानव में हर उस डिप्रेस्ड क्लास को ये जो है आगे बढ़ने के लिए एक चिंगारी का काम करते हैं, एक आग का काम करते हैं। तो इनके लिए ये नहीं कह सकते कि नहीं अम्बेडकर साहब सिर्फ महार जाति या SC ST या OBC के लिए केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बल्कि ये महिला जाति के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। ये नहीं होते तो आज किसी भी वर्ग की किसी भी महिलाओं की अच्छी स्थिति नहीं रहती। महिला की शिक्षा के लिए, महिला के अधिकारों के लिए संविधान सभा में सबसे ज़्यादा लड़ने वाले व्यक्ति थे बाबा साहेब। तो बाबा साहब का नाम हमेशा श्रद्धा से लिया जाना चाहिए और बहुत योगदान है इनका राष्ट्र के सुधार में और विकास में। शैक्षणिक करियर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अम्बेडकर ने एक शोधकर्ता और शिक्षक के रूप में काम किया। शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इनका योगदान अद्वितीय है। तो इस स्लाइड में केवल इनकी एजुकेशन के बारे में हमने कवर किया था। आइए इनके बारे में थोड़ी सी और शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा नज़र डाला जाए। अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्री ली। इसके बाद वे भारत लौट आए और मुंबई में वकालत करने लगे। 1920 में अम्बेडकर दलित समुदाय के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़े और मुंबई में दलित समुदाय के लिए कानूनी सेवाएं इन्होंने प्रदान करनी शुरू की। 1923 में अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था और इसने राजनीतिक अधिकारों की मांग प्रारंभ कर दी। ये हालांकि इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई थी, लेकिन एक राजनीतिक चेतना डालने का काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अम्बेडकर ने दलित समुदाय के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय को सशक्त बनाना था। यहीं से ये गांधी से एकदम अलग ट्रेंड पर चलते थे और कई बार ये गांधी से एकदम अलग विचारधारा रखते थे। गांधी से इनकी बिल्कुल नहीं पटती थी, इसीलिए गांधी को इन्होंने कभी महात्मा शब्द यूज ही नहीं किया। कहते थे गांधी को महात्मा बनाने वाले लोग ही गांधी का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। अंबेडकर ने भारत सरकार में कानून मंत्री के रूप में अपने कार्यभार का प्रारंभ किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंबेडकर का योगदान महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में दलितों को समान अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन से ज़्यादा इनका योगदान दलितों के उत्थान और विकास में ज़्यादा केंद्रित था। ये इनका मानना था, राष्ट्र की मुख्य धारा में जब तक अंतिम व्यक्ति न जुड़ जाए तब तक राष्ट्र जन्म नहीं लेता है। तो इनकी जो चेतना का शिखर था वो दूसरे ही लेवल का था। डिप्रेस्ड क्लास को कैसे समाज के अंतिम पायदान से ऊपर तक जाने का रास्ता मिले, अम्बेडकर साहब की ही देन है। दलित आंदोलन और सामाजिक सुधार, जैसे दलितों के लिए अम्बेडकर ने कई आंदोलन चलाए। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही दलितों को समाज में उन्नति दिला सकती है और दलितों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई। डिप्रेस्ड क्लास इसको बोलते हैं। डिप्रेस्ड क्लास के नाम से उन्होंने एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई और इससे राजनीतिक चेतना के विस्तार करने की कोशिश की। सामाजिक सुधार में अम्बेडकर ने सामाजिक सुधारों की वकालत की, दलितों की समानता, न्याय और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अम्बेडकर ने मानव अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और उन्होंने दलितों के लिए समानता और सम्मान के अधिकारों की मांग की। एक्चुअल में दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। और कुल मिलाकर के ये कुरीतियों पर हमला करने वाले व्यक्ति थे। शिक्षा, जिस समय संस्कृत कॉलेज में इनको बाहर निकाल दिया गया, इनका एडमिशन नहीं लिया गया, उस समय इनको ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया में बुला करके इनको डिग्री दी जा रही थी, इनको रिसर्च कराया जा रहा था। छुआछूत से हम लोग परेशान थे और डिग्रियां अमेरिका बांट रहा है। तो ये विचार करना चाहिए कि अम्बेडकर साहब जैसे लोग भारत में अपनी प्रतिभा का सिक्का नहीं जमा पाए, लेकिन विदेशों में इनकी तूती बोलती थी। इनके नॉलेज का लोहा हर कोई मानता था। पूना समझौता का इनके जीवन में एक रोल आता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर समझौता किया। गांधी ने इस मुद्दे को लेकर उपवास शुरू कर दिया, जिसके कारण 24 सितंबर 1932 को अंतिम रूप से एक पूना समझौता स्टार्ट हुआ था। पूना समझौता हुआ ये था कि इसके बारे में एक सिंपल तरीके से जान लीजिए कि हम फैक्ट में न फंस करके सिर्फ एक विचार पर बात कर रहे हैं कि 16 अगस्त 1932 को एक मैकडोनल्ड अवार्ड आया था, चूँकि 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में हुए थे और 3 गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन हुआ था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए हुआ था। अम्बेडकर साहब एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज पार्टिसिपेटेड।
तीनों में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और वहाँ से लौटने के बाद गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। और जब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो अंबेडकर साहब ने कहा कि गांधी एक धूर्त आदमी है और ये दलितों के अधिकारों के बीच में एक बाधा है, इसलिए मैं इससे बात नहीं करूँगा। इस तरह से एक गतिरोध उत्पन्न हुआ। लेकिन कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मनमोहन मालवीय, इन सब के प्रयासों के बाद एक समझौता हुआ जिसका नाम था पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में ये प्रावधान किया गया कि मैकडोनल्ड अवार्ड में जहाँ 71 सीट रिजर्व थी दलितों के लिए, वो बढ़ा करके 147 कर दी गई और रिजर्वेशन 62% से बढ़ा करके 80% कर दिया गया। तो ये एक पूना पैक्ट था जिसने पूरे समाज की दशा दिशा, सोचने का तरीका, सब कुछ बदल करके रख दिया था। पूना पैक्ट की वजह से अंबेडकर साहब की ख्याति पूरे देश में फैलने लग गई थी कि एक दलितों के लिए है जो लड़ना चाह रहा है। और पूरे भारतीय समुदाय को इस बात को सोचने पर बाध्य किया कि मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार होना चाहिए। इस समझौते में दलितों को निर्वाचित प्रतिनिधित्व देने का वादा किया और आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय परिषदों की कुल शक्ति के आधार पर की गई, जैसे मद्रास के लिए 30, पंजाब के लिए 8, बॉम्बे के लिए 14, कुल 147 सीटें आरक्षित की गई। और यह समझौता भारत के संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका लेकर के आता है। कहते हैं रिजर्वेशन की नींव यहीं से पड़ी है। और यह रिजर्वेशन की नींव, और इन्होंने भारतीय संविधान सभा में इसके विरोध में रहने के बावजूद सबसे मुखर होकर के लड़ने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। कैसे रिजर्वेशन से हमारे देश की तरक्की होती है इसको भी हम समझाएंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग देख लें कि कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। कहते हैं कि भारत के पहले संविधान का जो मसौदा तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। और उस पर काउंटर थॉट लेने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदेशों के दौरे पर गए थे। और यह सोच करके लोगों ने इन पे कमेंट किया कि इतना बड़ा लॉ का जानकार भारत में है और ये विदेशों से इसका जो है एक्सपर्ट रिव्यू मांग रहे हैं। और जब राजेंद्र प्रसाद को ये पता चला कि अंबेडकर से ज़्यादा नॉलेज वाला कोई विदेश में नहीं है, तब लौट करके आया और ड्राफ्टिंग कमेटी का एक निर्माण किया गया। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर थे, जिसमें अंबेडकर साहब को चेयरमैन बनाया गया था। अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। सामाजिक न्याय और समानता, उन्होंने संविधान के समाज में कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों के लिए समानता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान शामिल किए थे। मौलिक अधिकार और नीति निषेध सिद्धांतों की भी स्थापना में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक प्रणाली का निर्माण अंबेडकर ने भारत की संसदीय प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था और निर्वाचन प्रणाली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अंबेडकर साहब का रोल स्लाइड के माध्यम से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंबेडकर साहब का रोल इस देश के संविधान को बनाने और आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अंबेडकर साहब के बारे में बस एक चीज़ और याद रखिएगा कि अंबेडकर साहब के बारे में एक चीज़ और आपको तैयार करके आना है कि इनका बौद्ध धर्म में परिवर्तन, कहते हैं भारत में बौद्ध धर्म विदा हो गया था और इसे भारत में पुनः जीवित करने का जो श्रेय जाता है अम्बेडकर साहब को जाता है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को लेकर के ये पूना में 1956 में क्या कर लिए? बौद्ध धर्म में रूपांतरित हो गए, कन्वर्ट हो गए। ही कन्वर्टेड along with more than 10 lakh people into बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले और भारत में रिवाइव करने वाले, पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति हैं भीमराव अम्बेडकर। क्या है पूरी स्टोरी, आइए देखते हैं हम लोग। अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपनाया और 1956 में अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म में समानता, न्याय, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को देखा और दलितों के लिए बौद्ध धर्म को एक मुक्तिदायक मार्ग के रूप में प्रचारित किया। अम्बेडकर का यह स्टेटमेंट बहुत लोकप्रिय हुआ था और इन्होंने संविधान सभा में वादा किया था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन वादा करता हूँ कि हिंदू बनकर के मरूंगा नहीं। और ये इनका सबसे बड़ा योगदान था बौद्ध धर्म को भारत में रिवाइव करने का। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं,
वो तो डिबेटेबल है, आगे देखा जाएगा। सम्मान और पुरस्कार, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। जीवन काल और मृत्यु के बाद कई सम्मान और पुरस्कार मिले। 1990 में भारत रत्न दिया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक है। उसकी याद में भारत में कई स्मारक और संस्थान हैं। 14 अप्रैल को महाराष्ट्र में समाज सुधार दिवस के रूप में और भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मैंने शुरू में ही वीडियो के प्रारंभ में आपसे बात कर दी थी। विचार और दर्शन, सामाजिक न्याय, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, शिक्षा का महत्व। उन्होंने कहा जब मंदिर और मस्जिद की घंटियां बज रही हों और स्कूल की भी, तो कोशिश करना स्कूल की घंटियां आपके कान में पड़े। राजनीतिक सक्रियता, ये पहले व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग के चुनाव पर पूर्वी बांग्लादेश से चुनाव लड़ करके संविधान सभा में चुनकर आए थे, लेकिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद इन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा और ये हार गए थे। बाद में डॉक्टर एम जयकर ने इस्तीफा दे करके अपनी सीट खाली की थी और दोबारा चुन करके कांग्रेस की सीट पर संविधान सभा में शामिल हुए थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे। बौद्ध धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म ने उनके विचारों और दर्शन को आकार दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल्यों और समाज के लिए एक बेहतर जीवन के लिए महत्वपूर्ण काम किया था। महत्वपूर्ण घटनाएं और मील का पत्थर उनके जीवन में कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अम्बेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दलितों के अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए लंबा संघर्ष लड़ा, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई, महिलाओं के अधिकारों को उन्होंने बहुत बढ़ाया है। इसलिए मैं कहता हूँ महिलाओं को इनकी ऋणी होनी चाहिए, वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म से संबंधित हो, सबके लिए समान रूप से लड़े थे। अम्बेडकर ने दलितों के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मार्ग प्रशस्त किया और बौद्ध धर्म को अपनाया और दलितों को सम्मानित किया। ऐसे में आपको अगर लगता है कि इस तरह से सारी पर्सनालिटीज़ के माध्यम से, एक स्टोरीज के माध्यम से आपको पढ़ना है, तो गुरुकुल में 12 सितंबर से क्लासेज प्रारंभ हो रही हैं। तो आप आकर के अपनी क्लासेज को कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ हरित प्रदेश में रह करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एक अच्छी टीम ओजांग आईएएस में आपका इंतज़ार कर रही है और बहुत लिमिटेड सीटें बची हुई हैं, तो प्लीज़ जितने जल्दी हो सके अपना स्थान रिजर्व करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।